यानी चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जब भी ऐसी बात करेंगे तो हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स किए, हमने बहुत सारे मेरिस्टेम कल्चर भी किए जस्ट टू ऑब्टेन द वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट। अगर हम किसी भी फूड सोर्स को या किसी चीज को इनरिच करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू से, इसी प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। HNRNA बनाता है, फिर बाद में हम इसी HNRNA को हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैसेंजर RNA में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यही ट्रांसलेशन करता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सिंपल सी बात। कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई कि हमारे यहाँ जब किसी के अंदर इंसुलिन की कमी होती थी पहले, तो हम कैटल से ऑब्टेन इंसुलिन देते थे। तो नो डाउट इंसुलिन अगर एंजाइम है या हार्मोन है, जो भी है व्हाटएवर, तो उसका फंक्शन सेम होगा। या कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो जब तक कि उसके द्वारा प्रोड्यूस टॉक्सिन का अमाउंट इतना ना हो जाए कि हमें बीमार कर सके, तब तक हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कोई मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज। जैसे मान लीजिए हमने कोरोना के लिए वैक्सीन ही बनाया होगा, तो क्या इंसान को पहले लगाया होगा? बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन बनाया और हमने GEAC से अप्रूव कराया, तो आई एम द सर्टिफाइड मैन टू सेल दिस इनटू द मार्केट। मैं सर्टिफाइड हूँ। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्या में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, जो कि भाई है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें जिक्र किया था कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हम ये प्रयास करेंगे कि हम स्टेरलाइज कंडीशन को मेंटेन रखें। तो जो बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, जहां से भी हमने आइसोलेट किया था, जहां से भी हमने पहचाना था, उसे निकाला था। निकालने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार की थी, उससे मिलने वाला प्रोडक्ट तैयार किया था। वही हम जानना चाहेंगे कि जो भी हमने कॉपी बनाई, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, जो भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की या जीन के साथ मैनिपुलेशन किया, उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं। यानी चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन की बात करेंगे कि भैया जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कैसे आप जानोगे। मान लीजिए आप जान तो गए कि ठीक है भैया जेनेटिक मैनिपुलेशन हमने किया है, जीन के साथ छेड़छाड़ की है, और जीन के साथ छेड़छाड़ इसलिए की है कि हम कोई डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। जैसे एग्जांपल मैंने सेम लिया था कि भैया हम अपने खट्टे आम को मीठा बनाना चाहते थे, और इसके लिए स्वीटनिंग के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसका हमने मैनिपुलेशन किया, अपने छोटे वाले आम से हमने बड़े वाले मैंगो में ट्रांसफर किया ताकि वो मैंगो मीठा हो जाए। कैसे किया, क्या प्रोसेस था, ये सब हम प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे जो हमने एक हाइपोथेटिकल मैंगो सेलेक्ट किया था, हाइपोथेटिकल ही तो था वो, मैंने सोचा था ना कि काश ऐसा होता। तो अभी तक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने किन फील्ड्स में, लाइक एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या तैयार किया है या मेडिकल के फील्ड में क्या तैयार किया है, तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे कि हमने इस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं। यही चैप्टर है हमारा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पेट क्वेश्चंस है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका अंदाजा भी आपको होगा कि 2-4 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं आपसे। उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली है क्या, हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म क्यों करते हैं। हमारा कुछ तो एम होगा, जीन मैनिपुलेशन का कुछ तो राज होगा कि हम क्या चाहते हैं। जैसे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसी तरह अगर हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी कुछ चाहत तो होगी, कुछ डिजायर तो होगी कि नहीं भैया हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू या जीन मैनिपुलेशन के थ्रू ये चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए। तो क्या होगा, तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act at and downstream processing technologies to purify the proteins organic compound। ये तो हमने क्या किया, ये हमारे प्रिंसिपल्स रहे, ये हमारे टेक्निक्स रहे जो भी। लेकिन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेट अस टेक अ लुक द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर द इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। जैसे फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हमें 3 चीज देखें। तो अगर मान लीजिए हम फूड प्रोडक्शन में ही बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम करते थे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करें। अगर हम फूड प्रोडक्शन में कोई बूम चाहते हैं कि भैया हमारा जो भी क्रॉप है बहुत बेहतर तरीके का हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा, हम इसी पे आएंगे, इसी मुद्दे पे आएंगे। लेकिन यहां पे बात करें कि अगर हम एक ऑप्शन देखें कि क्या क्या है हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का,
कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों को इख्तियार करके हम अपना फूड प्रोडक्शन, फूड क्वालिटी, फूड क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो या तो हम एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें, या तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, या तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप हम प्रोड्यूस करें। तो हम जब भी ऐसी बात करेंगे तो हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को भूलना नहीं चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जो है नॉर्मन बोलेरॉक को कहते हैं। इन्होंने मैक्सिकन जो हमारा वीट था उस पर डिस्कवर किया था। और एक समय देखा होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हम कहते क्या हैं, एक एरा था जब हमने ऑर्गेनिक या हमने तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके किया क्या, हमने कुछ ऐसा किया कि हमारे यहाँ जो वीट क्रॉपिंग होती थी उसमें कई गुना हमने ज्यादा बढ़ोतरी की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंक्रीज्ड यील्ड है partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and the use of agrochemicals like fertilizers and pesticides. However, the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increase in yield with existing varieties are not possible using by conventional breeding methods. समझिएगा एक बात, कहना क्या चाह रहे हैं हम। कहने की बात यह है कि सपोज करिए कि पॉपुलेशन आए दिन बढ़ती जा रही है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है, जो भी लैंड है, वही लैंड पे, उसी जमीन पे हम रहते भी हैं, मकान भी बनाते हैं और प्लस एग्रीकल्चरल लैंड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड के साथ साथ हमें शेल्टर की भी डिमांड बढ़ेगी, हमें घर भी तो बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब घर की डिमांड बढ़ेगी तो हम जो क्रॉपिंग लैंड का इस्तेमाल कर रहे थे उसी क्रॉपिंग लैंड पे अपने घर भी बनाएंगे। तो धीरे धीरे देखते हैं कि क्रॉप फील्ड तो हमारा छोटा हो गया, लेकिन क्रॉप फील्ड में उगने वाले जो क्रॉप थे उनकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया। यही बात बोली जा रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हमने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज तो कर लिया, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करके, या हमने तमाम टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने कई फोल्ड अपना जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया और उसी एरा को हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। लेकिन जो भी हमने बढ़ाया वो पॉपुलेशन हमारा इतनी तेजी से बढ़ा कि उस बढ़े हुए यील्ड के बाद भी हम जो डिमांड सप्लाई चेन थी उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ना मेंटेन कर पा रहे, यही बात बोली जा रही है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग, जो भी हमने इंप्रूव किया उस वैरायटी का भी इस्तेमाल करें हम, तो जो भी सप्लाई है इस समय, उस जो भी डिमांड है उसकी सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमने सोचा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई चेन जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं, सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगर, तो another important application of the method is to recovery of healthy plants from disease plant. Even if the plant is infected with a virus, the meristem apiculture or auxiliary is free from virus. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane, etc. तमाम चीजें हमने क्या की, हमारा मेन पर्पज क्या है, अगर कोई भी क्रॉप से अगर हम चाहते हैं कि इससे हम जो भी ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार कि जब तक वो क्रॉप पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा, उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तब तक उससे यील्ड कहाँ मिलेगा हमें। तो इन तमाम चीज़ों को हम चाहते हैं कि जो भी हमारा क्रॉप हो किसी डिजीज से पीड़ित ना हो, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे हमने बात की थी हेल्थ की ना, हेल्थ की बात की थी तो हमने आपसे क्या बताया था कि हेल्थ होने का मतलब, हेल्दी होने का मतलब बस इतना नहीं होता कि आप बीमारी से मुक्त हैं। हेल्दी होने का सिंपल सा मतलब है कि आपके बॉडी की वह कंडीशन जिसमें कि आप 100% एफिशिएंसी से अपना वर्क परफॉर्म कर पा रहे हो। आप डिजीज से फ्री हो लेकिन आपको कोई सोशल टेंशन हो, कोई मेंटल टेंशन हो, या फिजिकली आप फिट ना हो, तो आप अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाते। उसी तरह की बात है कि क्रॉप से यील्ड अगर ऑब्टेन करना है तो डेफिनेट सी बात है, वैरायटी के साथ साथ हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होगा कि कोई पेस्ट उसे डैमेज ना कर रहा हो, या जो हमारा क्रॉप है या जो प्लांट है वो किसी डिजीज से अफेक्टेड ना हो। जब इन सारी चीजों को जब हम मैनेज करेंगे तब तो जाके उस क्रॉप से हमें यील्ड मिलेगा। और हमारा बेसिक मोटो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो बेसिक मोटो तो हमारा यही था ना, जरूरत तो हमारी यही थी कि हम अपने यील्ड को बढ़ाएं, क्योंकि सप्लाई डिमांड सप्लाई जो चेन है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में।
तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स किए, हमने बहुत सारे मेरिस्टेम कल्चर भी किए जस्ट टू ऑब्टेन द वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट। लेकिन हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो प्लांट अब हम कर क्या सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें प्लांट से यील्ड प्राप्त करनी है, मुझे पता है कि प्लांट से यील्ड प्राप्त करने के लिए हमें एक बेटर या सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें हमारा प्लांट जो है जितना भी ग्रो करने के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना पानी, जितना हीट रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जितना लाइट रिक्वायर्ड है, जितना उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, सारी चीजें हम प्रोवाइड करें, मुहैया करें, इंश्योर करें कि कोई पेस्ट उसे नुकसान नहीं कर रहा है और इंश्योर करें कि उसे कोई बीमारी नहीं है। तमाम कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो डेफिनेट सी बात है इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इन कंडीशंस के लिए। तो क्या किया, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स whose genes have been altered by the manipulation are called genetically modified organism। सिंपल सी बात है, जिसके जीन में अल्टरनेशन करेंगे, उसका जीन मॉडिफाई करेंगे तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर वो प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे, अगर एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोलेंगे। लेकिन हमारा पर्पज क्या होगा, किसी के जीन के साथ मैनिपुलेशन हम करेंगे क्यों, कुछ तो हमारा मोड होगा कि भैया हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मिल जाए, हमें चाहते हैं कि हमें ऐसा मिल जाए। जैसे शुरुआत में हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा छोटा वाला आम जो मीठा था वो काश बड़ा वाला आम मीठा हो जाता, तो काश तो था ना, पर्पस तो था ना कि हमें बड़े वाले आम को मीठा बनाना है। वैसे ही अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा पर्पज क्या होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं उससे। तो चाहते तो यही होंगे ना कि हम चाहते हैं कि जो हमारा क्रॉप हो, जो हमारी फसल हो, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड से, ड्रॉप से, सॉल्ट से, हीट से। अगर हम ऐसा प्लांट बना सके, ऐसा क्रॉप बना सके जो टॉलरेट कर सके हाई वेरिएशन इन कोल्ड, ड्रॉप, सॉल्ट एंड हीट, यानी ये बायोटिक फैक्टर्स जो भी हमारे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगर हम बना सके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस प्लांट को इन चीजों से। तो उससे क्या होगी, यील्ड बढ़ेगी। या हम करें रिड्यूस रिलायंसेस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। अगर हम ऐसा करें, जैसे केमिकल, बहुत सारे पेस्टिसाइड के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल सी बात है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम करते हैं कि क्रॉप का यील्ड बना रहे, लेकिन वो केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कहीं हम ऐसा ही क्रॉप बना लें कि जिसमें बहुत सारा हमें क्या करना पड़े, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। हेल्प्स टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टल लॉस। ऐसा नहीं है क्रॉप फसल कट गई उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं उसके रख रखाव की उचित व्यवस्था, तो हम प्लांट या क्रॉप तैयार करें, ऐसा कोई फसल तैयार करें जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो बहुत कम हो, तभी तो हमारी यील्ड मानी जाएगी। मान लीजिए हमने अपने खेत में 2 कुंटल आलू तो उगा लिया, लेकिन आलू घर पे पहुंचने के बाद सड़ गया तो यील्ड तो जीरो हो गई। तो हमें पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेस को भी क्या करना है, जीरो करना है, मिनिमाइज करना है। Increase efficiency of mineral usage by the plant. This prevents early exhaustion of the fertility of soil. Enhance nutritional value of food like golden rice, vitamin A and enriched rice. यानी हम क्या कर सकते हैं, तमाम ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे सपोज करिए कि अगर आपको एक कहानी सुनाओ, जैसे मान लीजिए कि हम चावल खाते हैं, तो चावल से हम बोलते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और हम प्रोटीन खाने के लिए दाल लेते हैं, तो चावल दाल खाते हैं तो हम बोलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल गया। अब चावल और दाल उगाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉपिंग फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सपोज करिए कि कोई ऐसा फूड हम डेवलप कर दें जिसको हम खाएं और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाए, तो क्या ही मजे की बात है, हमने एक ही क्रॉपिंग फील्ड में दोनों चीज कर ली, डिमांड सप्लाई चेन तो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए, यही बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे इसी का एग्जाम्पल है आपके पास गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की कहानी थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट में जो नाइट ब्लाइंडनेस थी उसकी बहुत समस्या थी। कुछ साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट थे जहां नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखी गई, और वहां देखा गया कि भैया यहाँ के लोगों का जो स्टेपल डाइट है वो क्या होता है, राइस होता है। साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो राइस तो एक कंज्यूम कर ही रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा करें, क्या करें कि हम विटामिन ए प्रोवाइड कर दें इनको। तो विटामिन ए बनाने वाला जो जीन था, अगर हम उसे आइसोलेट करके उस राइस क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दें, तो चावल तो खाएगा ही बंदा, लेकिन चावल के साथ उसके शरीर में विटामिन ए बनाने वाला अगर जीन है तो डेफिनेट सी बात है क्या होगा, विटामिन ए भी मिलेगा उसे, और विटामिन ए मिलेगा, इसी कॉम्बिनेशन को गोल्डन राइस बोला गया। तो हमने देखिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने क्वालिटी बढ़ा ली, क्योंकि पर्पज हमारा इधर जस्ट टू इंक्रीज द क्वालिटी और जस्ट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड, यही तो है। या तो हम क्वालिटी बढ़िया कर लें या तो क्वांटिटी बढ़िया कर लें। अगर हम किसी भी फूड सोर्स को या किसी चीज को इनरिच करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू से, इसी प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं।
कहीं सुना होगा टर्म आपने। चलिए ये बात जान गए, हमारा पर्पज है। तो अभी हम जानेंगे कि कौन कौन सा है। जैसे इसी में एग्जांपल लें कि हमारे यहाँ क्या क्या हम बनाए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है बीटी कॉटन का है। बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। बीटी की बात करें, बीटी कॉटन की बात करें, सॉरी बीटी कॉटन की अगर हम बात करें, बीटी जो कॉटन में है वो डिनोट करता है, बीटी किसको डिनोट करता है, बीटी डिनोट्स फॉर बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस, बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस। बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है जिससे डिनोट किया गया है बीटी को। अब हम इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं कॉटन प्लांट के लिए, कॉटन प्लांट में इस्तेमाल करने वाले हैं। जहन में सवाल होना चाहिए कि भैया किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं और क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉटन के बारे में आपको पता होगा कि कॉटन जो है फ्लावरिंग करता है, तो जो उससे उल ऑब्टेन करते हैं हम लोग कॉटन से, तो वुल बोलते हैं। तो कुछ जो पेस्ट है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से पेस्ट हैं जो कॉटन प्लांट है उसको उस फ्लावर पे फीड करते हैं और खत्म कर देते हैं। सिंपल सी बात, फ्लावर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, यील्ड हमारी कम हो जाएगी। बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस का हमने इस्तेमाल किया, क्यों किया इस बात को हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है उसके पास एक जीन हुआ करता था जिसे कहते थे क्राई जीन। समझिएगा, इस बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस के पास एक जीन पाया गया जिसे कहा गया क्राई जीन। क्राई जीन करता क्या था, एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता था। क्या बनाता था भैया, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता था। क्राई जीन क्या करता है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और इस क्रिस्टल प्रोटीन की एक खासियत है कि एल्कलाइन फॉस्फेट में डिजॉल्व हो जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेट में ही ये डिजॉल्व होता है। इस क्रिस्टल प्रोटीन की क्या है, खासियत है। तो क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ये जो क्राई जीन है इसको हमने आइसोलेट किया और इंट्रोड्यूस किया किसमें, कॉटन प्लांट में। कॉटन प्लांट में जब इंट्रोड्यूस किया तो एक क्राई जीन जो है, चूंकि प्लांट में देखेंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेट का जिक्र नहीं होगा, एक एल्कलाइन मीडिया का जिक्र भी नहीं होगा। क्राई जीन हमने इंट्रोड्यूस किया किसमें, कॉटन प्लांट में। कहां इंट्रोड्यूस किया, कॉटन प्लांट में। एकदम मोटा मोटी बता रहे हैं ताकि आप इजिली समझ पाए। कॉटन प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस किया। सिंपल सी बात है, क्राई जीन अगर इस कॉटन प्लांट के पास है तो कॉटन प्लांट में भी एक क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा होगा, क्राई प्रोटीन बना रहा होगा जिसे हम क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। और क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है प्लांट के फ्लावर के पार्ट में ही तो होंगे चीजें। अब इस पे मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, कोई इंसेक्ट आया, जो भी अभी इंसेक्ट का नाम देख लेंगे, और इसके पार्ट पे फीड करे। इंसेक्ट फीड करेगा तो यही क्रिस्टल प्रोटीन इंसेक्ट के कहां घुस जाएगा, यही क्रिस्टल प्रोटीन जो है इंसेक्ट के गट में घुस जाएगा। कहां गया, एक क्रिस्टल प्रोटीन इंसेक्ट के गट में गया, और गट में जाएगा तो एल्कलाइन फॉस्फेट भी होगा। एक क्रिस्टल प्रोटीन क्या होता है, डिजॉल्व होता है। यहां एल्कलाइन फॉस्फेट है, डिजॉल्व होता है और परफोरेट कर देता है इनके गट को, और बदले में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने क्राई प्रोटीन जो कि बैसिलस थ्रूवेंजिएंसिस से ऑब्टेन किया था उसका इस्तेमाल करके हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। और कॉटन में जब हमने यूज किया इसी को हमने बोला बीटी कॉटन। अब सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा बहुत प्यार से। देखिए अब यही बातें लिखी हुई हैं जिसको आप बहुत भारी बना के पढ़ते हैं। Some strains of Bacillus thuringiensis produces protein that kills certain insects such as Lepidopteran। कई बार पूछा गया, याद रहे। लेपिडोप्टेरान जो होता है वो फीड करता है किस पे, टोबैको बॉलवर्म और आर्मी वर्म पे। एक क्वेश्चन है। कोलियोप्टेरान जो फीड करता है किस पे, बीटल्स पे। और डायप्टेरान फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल। बैसिलस thuringiensis जो है प्रोटीन क्रिस्टल बनाती है ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। पहला सवाल कि अगर इसके पास टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, क्योंकि वहां पे एल्कलाइन फॉस्फेट नहीं होता। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. The activated toxin binds on the surface of mid-gut epithelial cells and create a pores that causes cell swelling and lysis and eventually the death of that insect.
तो इस तरह से हमने क्या ऑब्टेन किया भैया, इस तरह से हमने क्या प्राप्त किया, बैसिलस thuringiensis के क्राई प्रोटीन का या क्राई जीन का या क्रिस्टल जीन का इस्तेमाल करके हमने एक बीटी कॉटन तैयार किया। क्लियर है? तो ये तरीका था हमारा, हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्राप्त किया प्लांट। अब पेस्ट के अगेंस्ट अगर ये रेजिस्टेंट हो चुका है तो कहीं ना कहीं हम यील्ड बढ़ा सकते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of gene depends upon the crop and the target pest, as most Bt toxin insects group specific. The toxin coded by gene CRY-AC, देखिए बहुत सिंपल है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया। CRY1AC named CRY. These are number of them. For example, the protein encoded by the gene CRY1AC and CRY2AB. इसे जरूर याद रखिएगा। CRY1AC and CRY2AB controls the cotton bollworm and that CRY1AB controls the corn borer। यही सवाल है जो आपसे कई बार, बहुत बार पूछा गया है और आपने देखा भी होगा कि CRY-AC, CRY2AB या CRY1AB किसके लिए है। तो याद रखिएगा, कॉटन वुलवर्म के लिए CRY1AC और CRY2AB है जो कॉटन वुलवर्म के लिए है, और CRY1AB जो है वो किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए है। हमें इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो एक आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा, बहुत बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं अलग अलग हैं, और ये अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं, अलग अलग जो टॉक्सिन्स हैं, अलग अलग पेस्ट के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो हमें डिपेंड करता है कि हमारा चॉइस ऑफ क्रॉप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस्तेमाल करते हैं जो भी हमें इस्तेमाल करना हो। ठीक है, इस तरह से हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्राप्त किया। फिर बात करेंगे सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स सच ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, अ निमेटोड दैट इज मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। याद रखिएगा जरूर, निमेटोडल डिजीज है, एक निमेटोडा है दैट इज मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया जो इन्फेक्ट करता है रूट नोड्यूल्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड दैट कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। A novel strategy was developed to prevent these infections, which was based on the process of RNA interference. RNA interference होता क्या है? सिंपल सी बात है, जब भी कोई DNA है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई DNA है किसी के अंदर, जेनेटिक्स का ही बेसिस है। RNA इंटरफेरेंस क्यों कहते हैं, इसको मोटा मोटी आपकी भाषा में समझना हो तो जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि DNA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है और बेसिकली mRNA बनाता तो हेट्रोन्यूक्लियर RNA है, बनाता क्या है, HNRNA बनाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, HNRNA बनाता है, फिर बाद में हम इसी HNRNA को हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैसेंजर RNA में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यही ट्रांसलेशन करता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सिंपल सी बात। और यही प्रोटीन हमारे यहाँ जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करना होता है वो शो कराता है। क्लियर सी बात है, यस या नो? हाँ भैया। डीएनए भी बना सकता है, इस प्रोसेस को हम रिप्लिकेशन कहा करते थे। डीएनए से जो आरएनए बनता है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहा करते थे, याद होगा, जेनेटिक्स से का ट्रांसक्रिप्शन कहा करते थे। यहां पे हमने क्या किया, ट्रांसलेशन कर लिया। लेकिन समझिए कि अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है जैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए डीएनए है तो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या एमआरएनए बना रहा होगा या अपनी कॉपीज तैयार कर रहा होगा, उस समय अगर हम दूसरे आरएनए, जैसे मान लीजिए डीएनए से डीएनए बन रहा होस्ट में एक्सप्रेस करने के लिए, तो जैसे दो टेम्पलेट डीएनए के सेपरेट हुए जस्ट फॉर द रिप्लिकेशन प्रोसेस, तो हमने क्या किया, रिप्लिकेशन प्रोसेस में अपना जो है दूसरा सेम कॉम्प्लीमेंट्री अगर आरएनए अटैच कर दिया, आरएनए के द्वारा साइलेंस कर दिया इस प्रोसेस को, इसी को हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अभी हमें केवल इस टर्म को समझना है, क्योंकि आप भी सारांश में पढ़ रहे हैं और सारांश में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, क्योंकि 5 दिन बाद 7 दिन बाद आपके एग्जाम है। लेकिन समझिएगा कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनएआई जिसे बोलते हैं, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। This method involves silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that binds to the prevent translation of the mRNA, that is silencing. The source of this complementary RNA could be from the infection by the virus having RNA genomes or the mobile genetic elements like transposons that replicate by the RNA intermediate.
तो आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके हम पेस्ट रेजिस्टेंट यानी खास करके टोबैको जो है, जो मिलेडोकाइन इनकॉग्निसिया के थ्रू इन्फेक्ट करता है जो रूट नोड्यूल्स को, इससे हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन करते हैं। ये हमारा मेथड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का नाम सुना होगा। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट it produces both sense and anti-sense RNA in the host cell. These two RNA being complementary to each other forms a double-stranded RNA that initiated RNAi. ठीक है? And silenced the specific mRNA of the nematode. The consequences was that the parasite could not survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. As we can see here, तो हमारे यहाँ टोबैको के रूट नोड्यूल्स बनाते थे कौन? मिलेडोकाइन इनकॉग्निसिया, जिसको आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया। ठीक है। अगर हम बात करें कि मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, मेडिसिन में हमने क्या एप्लीकेशन देखेंगे, तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट in the area of healthcare by the enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. Further, recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar products isolated from the human sources. At present, about 30 recombinant therapeutics has been approved for the human use the world over. In India, 12 of these are presently being marketed. तो हमने इसका इस्तेमाल किया है थेरापेटिक्स में भी। थोड़ा समझते हैं अपनी भाषा में। जैसे पता होगा कि जब कहानी के फॉर्म में समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुना होगा कि हमारे यहाँ बीटा सेल जो होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल होती है, वहां से हमारे यहाँ इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? हम बोलते हैं इंसुलिन हमारे यहाँ ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कम करता है। पढ़ा होगा आपने। अगर इस इंसुलिन की बात हम करें कि इंसुलिन है कैसा, तो हम बेसिकली कहते हैं कि इंसुलिन जब हमारे अंदर बनता है तो इनिशियली जो इंसुलिन बनता है, इनिशियली जो बनता है वो क्या होता है? प्रो इंसुलिन होता है। क्या होता है? प्रो होता है, इनएक्टिव बनता है। और जो प्रो इंसुलिन है, ये जो प्रो इंसुलिन है, इसमें होता क्या है? ये बना होता है 3 चेन से, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ए और बी जो होते हैं आपस में लिंक्ड होते हैं। आपस में क्या होते हैं भैया? लिंक्ड होते हैं विद सी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारा ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमारा बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके हमारा प्रो इंसुलिन बना होता है। लेकिन यही इंसुलिन जब हमारा इंसुलिन यानी एक्टिवेट होता है, प्रो इंसुलिन क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्या है भैया? इनएक्टिव। अब क्या होता है कि जब यही प्रो इंसुलिन एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंसुलिन बचा उसमें पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। यानी अब केवल जो हमारा एक्टिवेटेड इंसुलिन है उसमें ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं पाया जाता है। अब कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कहानी की शुरुआत यहां से हुई कि हमारे यहाँ जब किसी के अंदर इंसुलिन की कमी होती थी पहले, तो हम कैटल से ऑब्टेन इंसुलिन देते थे। तो नो डाउट इंसुलिन अगर एंजाइम है या हार्मोन है, जो भी है व्हाटएवर, तो उसका फंक्शन सेम होगा। वो हमेशा ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कैटल में हो या एनिमल में हो या किसी व्हाटएवर मैमल में हो या किसी में भी हो। उसका काम है इंसुलिन का ब्लड में शुगर के लेवल को घटाना। अब चूंकि हम जब कैटल से इंसुलिन ऑब्टेन करते थे, तो चूंकि अब उसका कुछ तो कॉम्पोजिशन अलग होगा, उस कंपोजिशनल डिसिमिलरिटी की वजह से हमें बहुत सारे ब्लड में शुगर का लेवल तो कम होता था, लेकिन बहुत सारे जो है अदर सिम्टम्स अपीयर होने चालू हो जाते थे, लाइक साइड इफेक्ट जिसे बोल सकते हैं। तो तब बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास था नहीं, हमारी मजबूरियां थी। लेकिन जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हमारे अंदर एक बात तो डेवलप हो गई कि अगर हम ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जीन आइसोलेट कर लें और बी पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जीन अगर आइसोलेट कर लें, तो लैब में हमने क्या किया
इंड्यूस करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और इससे जो हमें इंसुलिन प्राप्त हुआ इसे नाम दिया गया ह्यूमिलिन, क्योंकि ये एकदम एनालॉग था किसके, ह्यूमन इंसुलिन के। और ये काम पहली बार परफॉर्म किया एक कंपनी इली लिली ने, ठीक है। इली लिली एक कंपनी थी जो रैनबक्सी के साथ मिलकर काम कर रही थी। उन्होंने पहला ह्यूमिलिन बनाया और उनका तरीका यही था कि उन्होंने ए पॉलीपेप्टाइड का जीन आइसोलेट किया, बी पॉलीपेप्टाइड का जीन आइसोलेट किया और इनमें इंड्यूस्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाया। तो यही कहानी है मेडिकल के फील्ड में। इंसुलिन यूज्ड फॉर द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ slaughtered cattle and pigs. Insulin from the animal source through causes some patients to develop allergy or other types of reaction to the foreign proteins. Insulin consists of two short polypeptide chain, chain A and chain B, that are linked together by the disulfide bridge. Clear? अब हमने किया क्या, in mammals including humans, insulin is synthesized as a prohormone, like a proenzyme or prohormone, also needed to be processed before it becomes a fully mature and functional, which contains an extra stretch called C-peptide. This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during the maturation into the insulin. The main challenge for the production of insulin using recombinant DNA technology was getting insulin assembled into the mature form. ठीक है। In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B polypeptide chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि क्या हुआ था। इसको आप बैठ के रटते थे, रटने वाली बात नहीं है, इसे दिल से समझने वाली बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मेडिकल के फील्ड में कहां कहां इस्तेमाल किया है। फिर बात करें, अगर हम जीन थेरेपी की बात करें, जीन थेरेपी कि डायरेक्टली जीन का इस्तेमाल कहाँ करें। जैसे एक बीमारी सुना होगा SCID। SCID का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर मैं पहले ही बता दूं कि ADA एंजाइम की डिफिशियंसी से, एक एंजाइम होता है ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम जो होता है उसका कार्य क्या होता है, मैच्योरेशन में मदद करता है। आपने सुना होगा कि थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, एडीए एंजाइम उसमें हेल्प करता है। तो अगर एडीए मान लीजिए किसी में डिफेक्टेड बन रहा हो या एडीए एंजाइम नहीं बन रहा हो तो मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट नहीं हो पाएगा। अब मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट नहीं हो पाएगा तो उस बंदे में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का तो अभाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई टी लिम्फोसाइट का जो हेल्पर टी सेल होता है वो क्या प्रोड्यूस कराता है, वो प्लाज्मा से एंटीबॉडी बनाने में भी मदद कराता है। अब टी लिम्फोसाइट मैच्योर हुआ नहीं है तो जो बेबी होगा, चाहे जो भी एडल्ट ह्यूमन होगा, उसमें क्या होगा भैया कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या, उसके पास तो ऐसा कोई एंजाइम है नहीं तो मैच्योरेशन हुआ नहीं। मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर इम्यून सिस्टम उसका काम करेगा नहीं। अब ऐसा अगर कोई पेशेंट है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, या तो अगर उसके पास डिफेक्टिव या एंजाइम नहीं है तो हम एंजाइम थेरेपी दें उसे, यही तो कर सकते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें उसका, और तीसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही कॉस्टली या बहुत ही डेली होने वाला प्रक्रिया है। हमने जीन थेरेपी की बात की। इसमें जीन थेरेपी में क्या किया कि जो भी एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन था वो जीन हमने क्या किया, शिफ्ट किया पेशेंट में। तो एडीए एंजाइम बनाने वाला अगर जीन हम डाल देंगे तो जो भी पेशेंट है जिसमें कि या तो डिफेक्टेड एडीए बन रहा था या एडीए नहीं बन रहा था, उसमें एडीए बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब जो मैच्योरेशन है हमारे लिम्फोसाइट्स का वो होना शुरू हो जाएगा, हम इम्यूनिटी अटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जीन ही डायरेक्ट ट्रांसफर की, इसलिए जीन थेरेपी बोल रहे हैं। पहले मोटा मोटी हमने बता दिया है, अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990s टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches that they are not completely curative. As the first step toward gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. The functional ADA, that is cDNA, using a retroviral vector, is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However,
As these cells are not immortal, the patient required periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be the permanent cure. तो हमने यहाँ क्या किया है, जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया है, जिसके द्वारा बीमारी होती थी क्या, हमारे यहाँ होती थी बीमारी हुआ करती थी SCID। फिर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक मान लीजिए कि कोई बीमारी है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, तो हम उसकी मल्टीपल जो भी एंटीजन है उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Presence of pathogens, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogens has produced a disease symptom. By this time, the concentration of the pathogen is already at very high in the body. However, very low concentration of the bacteria or virus at the time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR. ठीक है, तो PCR के द्वारा हम मल्टीपल कॉपी तैयार करके अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में ऐसा है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर में जाता है या कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो जब तक कि उसके द्वारा प्रोड्यूस टॉक्सिन का अमाउंट इतना ना हो जाए कि हमें बीमार कर सके, तब तक हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हमें कोई सस्पेक्शन है कि मान लीजिए मुझे कहीं बीमारी तो नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, या तो हम बीमार होने का इंतजार करें, या तो अर्ली स्टेज में अगर हम डायग्नोस करना चाहते हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी में PCR टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा एंटीजन की कॉपी तैयार करके और डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं कि नहीं है। अब बात करें कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जब भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं क्या, जिनके जीन में हमने मैनिपुलेशन किया, है, हमारा पर्पज क्या है जीन में मैनिपुलेशन का। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक एनिमल लिया और उसके जीन के साथ हमने छेड़छाड़ किया, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो ऐसे एनिमल जिनके जीन में या जिसमें हमने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का हमारा पर्पज जो होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किस चीज का नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, and its development. Study of complex factor involved in the growth such as insulin like growth factor be introduced gene from other specific that alter the formation of these factors and studying the biological effect that result in the formation of optin। सिंपल सी बात ये है कि अगर हम कोई भी जीन का फंक्शन देखना चाहते हैं, सपोज करिए कि हमने बोला कि हमने जीन आइसोलेट किया दैट इज फॉर द ए पॉलीपेप्टाइड चेन, एक जीन आइसोलेट किया दैट इज फॉर द बी पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन क्या हम इंसान में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे? नहीं, हम फंक्शन देखेंगे कि अगर ए पॉलीपेप्टाइड चेन हमारा पीयूष तिवारी का ए पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हम एक डॉगी में इंट्रोड्यूस करें, तो डॉगी में जाने के बाद वो ए पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो जीन था वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। इस एक तो पर्पज हमारे ये हो गया। दूसरा पर्पज की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ डिजीज। जैसे मान लीजिए किसी डिजीज का पैटर्न हमें स्टडी करना हो कि वो डिजीज कैसे होता है और किस आर्गन को अफेक्ट करता है, तो जनरली जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है हम किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू नो द टाइप ऑफ डिजीज एंड व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द बॉडी, तो इसकी स्टडी के लिए हम करते हैं। Many transgenic animals are designed to increase our understanding to how gene contribute to the development of disease. These are specifically made to serve as models for human disease so that investigation of new treatments for disease is made possible. Today, transgenic models exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease. फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कोई मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज। जैसे मान लीजिए हमने कोरोना के लिए वैक्सीन ही बनाया होगा, तो क्या इंसान को पहले लगाया होगा? तो हम चेक करते हैं कि भैया अगर कोई वैक्सीन हमने बनाया, कोई इस तरह की चीजें हमने बनाई है, कुछ भी कोई मेडिसिन बनाया है, तो अगर मेडिसिन जाती है शरीर में तो किस तरह के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाती है उसकी चीज के रीडिंग के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रीटेड, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे होते हैं कुछ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन का जिक्र होगा, किसका? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जिक्र होगा, जो भेड़ से ऑब्टेन करते हैं, इम्फाइजिमा को ट्रीट करता है। ठीक है, पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ए ह्यूमन प्रोटीन लाइक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन।
used to treat emphysema. Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, the first transgenic cow, that is Roji, produced the human protein enriched milk, that is 2 से 2.4 ग्राम पर लीटर. The milk contained the human alpha lactalbumin. albumin. ये कई बार पूछा गया. And was nutritionally a more balanced product for the human babies than a natural cow milk. तो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं. वैक्सीन सेफ्टी के लिए बनाते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, और केमिकल सेफ्टी के बनाते हैं कि किसी केमिकल की सेफ्टी, लाइक दिस इज नोन एज अ टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग. द प्रोसीजर इज सेम दैट फॉर यूज टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग. कोई ड्रग अगर हमने बनाया है तो कितना टॉक्सिक है, केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है. तो इन सब चीजों के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस. अब इथिकल इशू है, जैसे मान लीजिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म को, ऐसा नहीं, हमें इकोलॉजिकल सिस्टम को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है. या हमारे पास एक अप्रूवल कमेटी चाहिए, एक कमेटी चाहिए कि जो भी हमने, मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन ही बनाया तो हम किससे परमिशन लेंगे, या हम उसके रिजल्ट्स किसको शो करेंगे. हमने कोई मेडिसिन ही बनाया तो हम उसके रिजल्ट्स कैसे शो करेंगे, या हम किसी एनिमल को ओवर एक्सप्लॉइट ना कर जाएं. इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. कहीं नाम सुना होगा. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई जस्ट टू चेक द इथिकल इशूज. इथिकल इशूज क्या हो सकते हैं. देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC एंड दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, which will make decisions regarding the validity of genetically modified researches and safety to the introduction of GM organism for public services. ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि एक अथॉरिटी बनाई गई. अथॉरिटी का काम क्या था, चेक करना कि हम किसी एनिमल को ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, या जो भी हमने केमिकल्स, जो भी वैक्सीन या जो भी मेडिसिन बनाई है, वो हमारा जो भी रिजल्ट है वो सेम है कि नहीं, तो उसको एनालाइज करना, उसको वेरीफाई करना, उसको सर्टिफाई करना, ताकि हम मार्केट में उसका प्रोडक्शन कर सकें, मार्केट में हम ह्यूमंस के इस्तेमाल में ला सकें. 2-3 टर्म्स का और इस्तेमाल किया जाता है, लाइक सुना होगा बायोपायरेसी और बायोएथिक्स. बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन बनाया और हमने GEAC से अप्रूव कराया, तो आई एम द सर्टिफाइड मैन टू सेल दिस इनटू द मार्केट. मैं सर्टिफाइड हूं. लेकिन मान लीजिए इसी जो हमने मार्केट में उतारा, तो इसी फार्मूले की चोरी करके कोई अनसर्टिफाइड इंसान अगर बनाने लगे वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बायोपायरेसी. ठीक है. तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी. टेक केयर, थैंक यू. मिलेंगे अगले सेशन में. धन्यवाद. बाय बाय. टेक केयर.